ओके। सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटी डायबिटिक एजेंट्स कैसे स्टार्ट करते हैं किसी भी पेशेंट में। जब हम उसको डायबिटिक डायग्नोस कर लेते हैं तो पहले हम डायग्नोसिस ही देख लेते हैं कि HbA1c के बेसिस पे अगर हम डायग्नोस करते हैं उसको, तो अगर 7.7% से कम आ रहा है HbA1c, तो हम उसको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए अलग वीडियो हम बना देंगे। वही है, अपने शुगर का इंटेक कम करना है, आपको फाइबर बनाना है, एक्सरसाइजिंग करनी है, वो आप अलग वीडियो में देखेंगे। अब हमारा मेजर रोल जो आज है वो हम देख रहे हैं कि थेरेपी कैसे करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो हैं वो हम कैसे देंगे, है ना। तो 7 to 8.5 अगर HbA1c आ रहा है, वी हैव टू स्टार्ट अ सिंगल एजेंट, दैट इज मोनोथेरेपी हम स्टार्ट करेंगे। वो हम प्रेफर करते हैं मेटफॉर्मिन, वो हम आके चल के देखते हैं कैसे। 8.5 टू अगर 10 है तो हम डुअल थेरेपी की तरफ जाएंगे। एंड डुअल थेरेपी में हम मेटफॉर्मिन के साथ क्या ऐड करेंगे, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है, DPP4 इनिबिटर है, सल्फोनिल यूरिया है, SGLT2 इनिबिटर है, GLP1 एगोनिस्ट है, या फिर थायाजोलिडीन्स है। तो हम देखेंगे हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। और अगर मोर देन 10% है तो उसके लिए हमें उसको इंसुलिन पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद सम ओरल एजेंट्स। वी विल डिस्कस अबाउट देम राइट नाउ। चलो ठीक है, पेशेंट आया कि भाई उसका आया HbA1c 7 से 8.5। अभी तक उसको कुछ नहीं पता कि उसको डायबिटीज है, उसको शुगर की बीमारी है, उसको कुछ नहीं पता। बस अभी फ्रेशली आपके पास OPD में आया और आपने उसके टेस्ट ऑर्डर करे या फिर कहीं से टेस्ट पहले से करवा के आया, तो उसका टेस्ट में HbA1c आया, मान लो आप 8। ठीक है, तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, इसको मान लिया डायग्नोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके देखेंगे। लेकिन उसके लिए हम शायद, एज भी मैटर करती है, हो सकता है कि एजिड हो। एज अगर ज़्यादा है तो हमें मोनोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वैसे ही है कि थोड़ा सा यंग है, 35 है, 31 है, तो जरूरी नहीं है कि वो डायबिटिक हो सकता है। क्योंकि जो HbA1c होता है ना, HbA1c का टेस्ट क्या बताता है कि आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल आपका 3 मंथ का क्या रहा है ना। और 3 मंथ में भी मेजर पोर्शन उसका लास्ट 1 मंथ का है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मार्च में उसने ज्यादा मीठा खा लिया, तो हो सकता है कि HbA1c ज्यादा आ जाए। वो जनवरी में मीठा जो ज्यादा खाया था उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो वी हैव टू सी द पेशेंट्स प्रोफाइल, कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है। वो मीठा ज्यादा खाता है, वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, अल्कोहलिक है, ज़्यादा अल्कोहल पीता है, नॉट इवन अल्कोहलिक, ज़्यादा अल्कोहल पीता है, लाइफस्टाइल ऐसी है, स्मोकिंग वगैरह करता है ना। तो ये सब कुछ चीज़ ओवरऑल उसका लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा और उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब भी हम मोनोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो मेटफॉर्मिन के तरफ जाते हैं हम। तो उसकी फर्स्ट डोज होती है 500 mg। तो कोई भी पेशेंट अगर आया, हमने डायग्नोज कर लिया उसको डायबिटिक डायग्नोज हो चुका है, तो उसको 500 mg वंस डेली आफ्टर डिनर इसलिए ताकि उसको गट इरिटेशन या गट इश्यूज ना हो, ब्लोटिंग ना हो, एसिडिटी ना हो, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी इश्यूज, कुछ कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ कुछ में डायरिया होता है। मेटफॉर्मिन को लेके अगर वो खाने के साथ खाएंगे तो GI साइड इफेक्ट्स कम होंगे एंड कंट्रोल्स द फास्टिंग शुगर। टाइट्रेशन कैसे करेंगे कि अगर 500 mg पे अगर डिनर में हमने दिया और वो ठीक चल रहा है, उसका शुगर लेवल कम आ गया है, HbA1c लेवल कम आ रहा है, तो ठीक है, उसको 500 mg पर डे पे चलने देंगे। लेकिन अगर एक महीने बाद बुलाया और नहीं आ रहा, तो हम 500 mg BD कर देंगे। BD मतलब एक बार ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार डिनर के बाद के साथ में, है ना। उसके बाद भी नहीं होता तो भाई 500 mg और बढ़ा दो, मतलब 1500 पर डे, जिसमें 500 सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद 1000 mg मेटफॉर्मिन। और मैक्सिमम डोज, अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता तो मैक्सिमम डोज 1000 mg ट्वाइस अ डे, मतलब 1000 आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 1000 आफ्टर डिनर, राइट। अब इसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे 2 to 3 मंथली। आप उसका HbA1c लेवल देखेंगे, कम हो रहे हैं तो ठीक है, कंटिन्यू। और नहीं हो रहे हैं तो डुअल थेरेपी की तरफ जाएंगे हम, है ना। अब डुअल थेरेपी में अब हमें देखना पड़ेगा कि मेटफॉर्मिन तो अपन ने चला रखी है 1000 mg BD, मतलब 2000 mg पर डे, ये मैक्सिमम डोज है, इससे ज़्यादा नहीं जाते। ठीक है, अब डुअल थेरेपी में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे DPP4 इनिबिटर है, सल्फोनिल यूरिया है, SGLT2 इनिबिटर है, और अपने पास बायोग्लिटाजोन है, ये सब हैं। अब क्या देंगे इनमें से, अब हर एक की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी ना अपने को, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या देना है। अब जैसे कोई भी पेशेंट अगर आता है, उसको एक पर्टिकुलरली यूं कहेगा कि भाई मेरा को है ना वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस करना है तो हम GLP-1 एगोनिस्ट की तरफ जाएंगे, है ना। अगर मान लो कि हमें CVS मोर्टेलिटी कम करनी है ना,
उसका कुछ रिस्क फैक्टर है, इडीमा का रिस्क फैक्टर वगैरह कुछ है, तो SGLT2 इनहिबिटर की तरफ जाएंगे। अब हमें ज़्यादा अगर डिक्रीज करना है HbA1c तो हम मेटफॉर्मिन के साथ सल्फोनिल यूरिया, क्योंकि दे आर मोर पोटेंट, है ना। वेट न्यूट्रल रखना है कि वेट पे ज़्यादा असर ना पड़े, अगर लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं ऐसा कुछ है, तो फिर हम DPP4 इनहिबिटर्स की तरफ जाएंगे। तो ये अब है ना, यहाँ पे रोल आता है डॉक्टर का। यहाँ पे अब डॉक्टर अपने अब यहाँ पे देखो, मेटफॉर्मिन तो क्या है सबको पता है। अब आजकल सब पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो सबके पास गूगल है, चैट जीपीटी, सब कुछ सर्च कर लेंगे कि भाई ओहो मेटफॉर्मिन 500 mg आती है दवाई, ले लो। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जब उनको गट इश्यूज आने लगेंगे तब आते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या कर दिया ये मैंने, ये देखना पेट में ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर पूछते हैं कि मेटफॉर्मिन ले रहे हो? तो कहे हाँ। तो कहे किसने कही थी? तो कहे ले लिया ओवर द काउंटर, इंडिया आया, इंडिया में अवेलेबल है, सब कुछ कर सकते हैं इंडिया में। मैंने कहा ठीक है करो। फिर वो बंद कर देंगे मेटफॉर्मिन को, फिर कहेंगे जी हमारा वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अरे क्योंकि मेटफॉर्मिन वेट कम करती है। अब ये बात सुन के आप मेटफॉर्मिन लेना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि मेटफॉर्मिन का किडनी पे असर जाता है, किडनी डैमेज कर सकती है। अगर किडनी ऑलरेडी डैमेज है तो हम मेटफॉर्मिन को अवॉइड करते हैं या फिर कम डोज में देते हैं। तो ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, नॉट जो ओवर द काउंटर। ये धीरे धीरे बंद होने वाला है, और ओवर द काउंटर वाला सिस्टम पता नहीं कब होगा, लेकिन हो जाएगा। बड़े शहरों में तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो अब DPP4 इनहिबिटर्स, अब इनकी डोजेस देख लेते हैं कि क्या। अब जैसे हम मान लो कि अब पेशेंट आया, ठीक है। अब हमने अभी क्या कर रखा था कि उसको 1000 mg BD मेटफॉर्मिन से चलाया था, और चलाने के बाद मतलब 2000 mg पर डे के हिसाब से हम दे रहे थे, और वो नहीं हुआ कंट्रोल। तो अब हम उसको सेकंड ड्रग जो है, जो डुअल थेरेपी है, तो मेटफॉर्मिन तो चलने देंगे जितनी चल रही है, उसके बाद ऐड ऑन करेंगे सेकेंड ड्रग। लेकिन यहीं अगर पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट ही ऐसे आता कि उसका HbA1c लेवल 8.5 से 10 के बीच में है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि 7 से 8.5 है तो सिंगल मोनोथेरेपी, लेकिन अभी तक उसको डायग्नोसिस ही नहीं हुआ और एकदम से वो आया हमारे पास कि 9 HbA1c है मेरा। अब क्या करेंगे? अब जब हम डुअल थेरेपी, यहाँ पे देखो इंडिकेशन है डुअल थेरेपी की, अब डुअल थेरेपी देंगे तो यहाँ पे मेटफॉर्मिन हम 2000 mg नहीं देंगे, यहाँ पे हम मेटफॉर्मिन 500 से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। यही एक कैच है यहाँ पे, कि अगर आप टाइट्रेट करके अप टाइट्रेट कर रहे हो तो मेटफॉर्मिन को उतना ही रहने दो और उसके बाद ऐड ऑन करो। लेकिन अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो ऐसे कि आपका 9, अगर 8.5 टू 10 में अगर आप फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो तो आप 500 mg मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करो, नॉट 2000 mg, ताकि साइड इफेक्ट्स भी हमें दिख जाए कि कंट्रोल वगैरह है कि नहीं। अगर हमने पेशेंट एकदम से सेंसिटाइज ही नहीं हुआ मेटफॉर्मिन के लिए और हमने 2000 दे के मारी, ये ले अब तू गया बेटा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, ऐसा मेटफॉर्मिन बोलता है पेशेंट को, है ना। हम नहीं बोलते। तो मेटफॉर्मिन एंड DPP4 इनहिबिटर हमने दिया, ठीक है। DPP4 इनहिबिटर कौन से होते हैं? ग्लिप्टिन्स, वीटाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। अब जैसे पेशेंट अभी अभी आया फ्रेश, तो 9 उसका HbA1c, अभी तक कोई गोली दवाई नहीं ले रहा, तो हमने उसका मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया 500 mg OD, मतलब डिनर के बाद, और DPP4 इनहिबिटर 50 mg OD दिन में एक बार, ठीक है। अगर इससे कंट्रोल नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन को भी डबल कर देते हैं डोज में और DPP4 इनहिबिटर को भी डबल कर देते हैं, है ना। या फिर हम उसको सस्टेन रिलीज टैबलेट देते हैं, जैसे DPP4 इनहिबिटर अगर 50 mg में है, अगर हमें 2 बार देनी है तो हो सकता है हम उसको बस एक ही टाइम कहते हैं कि भाई 100 mg की गोली जो सस्टेन रिलीज में आती है, कॉम्बिनेशन में आती है, वो एक बार में ले ले और वो ठीक रह जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन टैबलेट्स आर अवेलेबल। कैन शिफ्ट टू हायर नाइट टाइम मेटफॉर्मिन डोजेज इफ द फास्टिंग शुगर इज अनकंट्रोल्ड, कि मतलब अगर मान लो आपने 500 mg बीडी अगर कर दिया फिर भी अगर कंट्रोल नहीं आ रहा, तो 500 मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और 1000 नाइट में डिनर के बाद, और ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अगर मान लो कि हमने मेट DPP4 इनहिबिटर स्टार्ट नहीं किया, हमने सल्फोनिल यूरिया स्टार्ट किया, ग्लिमिप्राइड, ग्लिकलाजाइड सॉरी, तो उसकी डोज क्या रहती है? ग्लिमिप्राइड एक बहुत ही पोटेंट है, सल्फोनिल यूरिया है, जो कि इंसुलिन एक सिक्रेटागोग है। सिक्रेटागोग क्या होता है कि मतलब इंसुलिन को रिलीज को इंक्रीज करता है, सिक्रीट करवाता है, सिक्रीटागोग्स, ठीक है। अब इसकी डोज होती है 0.5 टू 1, एल्डरली में हम थोड़ी कम डोज देते हैं 0.5, एडल्ट में हम 1 देते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब इंसुलिन सिक्रीट करवा रहा है, इंसुलिन आ रहा है ब्लड में, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। तो इसको मॉर्निंग में हम प्रेफर करते हैं कि आप मॉर्निंग में ले लो, क्योंकि नाइट टाइम अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो हम शायद कंट्रोल ना कर पाए, या फिर हमें पता ही ना चले कि बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है नाइट में, और उसके सिम्टम्स आ रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा। लेकिन अगर मॉर्निंग में अगर हम आ रहे हैं तो हम कुछ मीठा खिला देंगे, कुछ ना कुछ तो हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे, तो बॉडी को अफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसे ही हम इसको टाइट्रेट अप करते जाएंगे।
अगर मान लो कि 500 mg स्टार्ट किया हमने मेटफॉर्मिन एंड 0.5 mg हमने स्टार्ट किया दिस ग्लीमेप्राइड, अगर नहीं हो रहा तो हम 500 से 1000 कर देंगे और इसको 0.5 से 1 0.5 से 1 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, ऐसे अप टाइट्रेट करते गए। और अगर यूं है कि अब जैसे ये जो हम देते हैं ना ये क्या कहते हैं हम सल्फोनिलुरिया ग्लीमिप्राइड देते हैं, ये हम खाने से पहले देते हैं ताकि इंसुलिन पहले रिलीज हो जाए, ताकि जो खाना है वो ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया ना करा पाए। तो और हम वार्न कर देते हैं उनको कि भाई हाइपोग्लाइसीमिया में आपको यूं कब कब हार्ट हो सकती है, वही वाली कब का हार्ट समसहाट दुरदराहट वो वाली है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस कब कब हार्ट हो सकती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, स्वेटिंग हो सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है ना, उसको बता देना है कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आप जल्दी से अपने कुछ मीठा खा लो थोड़ा सा, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट हो जाए। नहीं तो ये आप बोले कि भाई मैं तो डायबिटीज हूँ और जलेबी खा ली, ऐसा नहीं है ना। फिर एक और ड्रग है ग्लिकाजाइड एसआर, मतलब सस्टेन रिलीज की, ज़्यादा टाइम तक टिकेगी बॉडी के अंदर, ज़्यादा टाइम तक काम करेगी। वो हम 30 mg ओडी बिफोर ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एस्केलेट करा सकते हैं उसको 60 to 120 mg एज पर शुगर लेवल्स। वो हम डॉक्टर्स देख लेते हैं, आपको अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं लेना है किसी को, है ना। एल्डरली में प्रेफर करते हैं ये ग्लिकाजाइड क्योंकि ये माइल्डर सल्फोनिलुरिया। फिर हम SGLT2 इनहिबिटर्स पे आते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स एक ये है कि जैसे SGLT2 इनहिबिटर करते क्या है, जैसे आप के ब्लड फिल्टर होते हैं किडनी में जाके, ठीक है। अब किडनी में जाएगा तो फिर यूरिन बनेगा। अब यूरिन में जो सोडियम वगैरह सब होते हैं, सोडियम और शुगर वगैरह सब होते हैं, तो ज़्यादातर वो पीसीटी में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं वाया SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम भी अब्जॉर्ब कर रहा है, ग्लूकोज भी अब्जॉर्ब कर रहा है। अब मान लो कि हमने उसको इनिबिट कर दिया उस चैनल को, जिससे सोडियम और ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा था, अब वो अब अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो यूरिन में जा रहा है। क्या जा रहा है? सोडियम भी जा रहा है एंड शुगर भी जा रहा है। तो जो शुगर को हमें अब्जॉर्ब कर लेना था बॉडी में, वो हमने जाने दिया यूरिन के लिए। तो इससे भी हमारा शुगर कम हो जाएगा। लेकिन 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 इससे क्या हुआ कि जो शुगर आपका जा रहा है यूरिन में, अब वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट हो जाता है ना, वो एकदम फर्टाइल ग्राउंड हो जाता है फॉर बैक्टीरिया, है ना। कि अब वहाँ पे एकदम वहाँ पे उनको ग्रोथ मिल जाएगी, बैक्टीरिया को बिल्कुल एक फर्टाइल लैंड, एक खेत मिल जाएगा, मतलब बढ़िया, क्योंकि वहाँ पे चीनी है, वहाँ पे बैक्टीरिया आराम से खाना पीना खा सकता है अपना, वहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये है कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा सकता है ये वाला ड्रग। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कौन से ड्रग होते हैं? डेपाग्लिफ्लोजिन्स, एम्पाग्लिफ्लोजिन्स। डेपाग्लिफ्लोजिन हम 5 से 10 mg, 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद 10 पे जाते हैं, फिर 20 पे चले जाते हैं। जो एम्पाग्लिफ्लोजिन है उसको हम 10 पे स्टार्ट करते हैं और अप टाइट्रेट करते हुए 25 25 मैक्सिमम डोज सिंगल डोज देते हैं। तो ये है मेटफॉर्मिन, हम अपन वही 50 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी 500 से स्टार्ट करते हैं अगर नया फ्रेशली डायग्नोज है। तो अगर पहले से चल रहा है और फिर डुअल थेरेपी पे स्विच कर रहे हैं तो 2000 mg BD, एंड आफ्टर विच वी कैन ऐड डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। डेपाग्लिफ्लोजिन मैक्सिमम डोज 20 एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन मैक्सिमम डोज 25। ऑलराइट, टाइट्रेट करते हैं 10 to 20 mg BD, फिर प्रेफर करते हैं अगर पेशेंट ओबीज है। अब वही बात है ना कि पेशेंट ओबीज है, SGLT2 इनहिबिटर्स। अच्छा, एक ये है कि कुछ ड्रग्स जो डुअल थेरेपी में यूज हो रहे हैं, कुछ ड्रग्स वेट लॉस कराते हैं, कुछ ड्रग्स वेट गेन करवाते हैं। अब वेट गेन कौन करवाता है? वेट गेन वो करवाता है जो इंसुलिन सिक्रीट करवाएगा, क्योंकि इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन। तो सिक्रेटागॉग्स, ग्लिमिप्राइड जो है अपने, ठीक है, वो वेट गेन कराते हैं। पायोग्लिटाजोन जो है वो वाटर रिटेंशन कराते हैं, इसलिए वेट गेन कराते हैं। जो ग्लिप्टिन्स होते हैं ना वो वेट न्यूट्रल होते हैं। जो सीमाग्लूटाइड वगैरह, जो ओजेम्पिक वगैरह सुनते हो ना आप, वो वेट लॉस करवाती है। और और एक और क्या ड्रग रहेगी, एक और ड्रग रहेगी ना वेट लॉस, सल्फोनिलुरिया। ये ग्लिफ्लोजिन्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, सल्फोनिलुरिया कह रहा हूँ, सॉरी, SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफ्लोजिन्स एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन्स, ये भी वेट लॉस कराती है क्योंकि ये शुगर को एक्सिट आउट कराती है बॉडी से। तो कुछ ड्रग्स इन वेट गेन कराती है, कुछ वेट लॉस कराती हैं। तो जब भी हम पेशेंट को बोलेगा पेशेंट ओबीज, हमें दिख जाएगा कि ओबीज है, तो इसको हम सल्फ ये SGLT2 इनहिबिटर्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि उसका वेट लॉस भी हो जाए, इसको पता ही ना चले कि हमने क्या किया है ना। अगर पेशेंट थिन लीन है, पतला दुबला है, और आप उसको चला देते हो SGLT2 इनहिबिटर, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो पहले ही पतला है भाई, उसको और तुम पतला करने की क्यों सोच रहे हो? तो आप उसको सल्फोनिलुरिया पे
जलाओ, क्योंकि वो इंसुलिन रिलीज करेंगे, एनाबॉलिक हार्मोन है, हो सकता है बॉडी बॉडी बन जाए, बॉडी बॉडी नहीं बनेगी, बस थोड़ा सा वैसे ही मोटापा आ जाएगा, है ना। अब पायोग्लिटाजोन जो हमने सुना था, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उसको एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, स्किन टैग्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो थोड़ा सा ना इंसुलिन रेजिस्टेंट दिख रहा है, तो इसको हम पायोग्लिटाजोन चला देते हैं मेटफॉर्मिन के साथ, ताकि इसकी ना इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाए थोड़ी सी, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये वेट गेन करा देता है, इडीमा करा देता है, क्योंकि ये फ्लूइड रिटेंशन कराता है। तो फिर सीएचएफ के पेशेंट में हमें देख के देना पड़ेगा। सीएचएफ के पेशेंट में हम क्या देते हैं, एसजीएलटी2 इनहिबिटर देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो जैसे सोडियम बाहर निकल रहा है यूरिन से, एसजीएलटी ग्लिफलाजिन जो ड्रग्स हैं, जैसे शुगर बाहर निकल रहा है, तो साथ साथ अपना पानी भी बाहर ले जाएंगे, पानी बाहर ले जाएंगे तो प्रीलोड कम हो जाएगा हार्ट पे, हार्ट को असर, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सोचना है। फिर अपन मान लो कि ये डबल थेरेपी देने के बाद भी अगर नहीं हुआ इंप्रूवमेंट, फिर क्या करेंगे, फिर अपन देंगे भाई ट्रिपल थेरेपी। ठीक है। अब ये यहीं पे मैं कह रहा हूँ ना कि वो मेटफॉर्मिन तक तो भाई कोई भी कर लेगा, उसके बाद आता है डॉक्टर का काम, कि मतलब क्या सोच रहा है, क्या दिख रहा है उसको पेशेंट में, पेशेंट ओबीज है, पेशेंट पतला है, पेशेंट के पास पैसे हैं कि नहीं है। बहुत बहुत पावरफुल पॉइंट है ये पैसे वाला, क्योंकि आप उसको लिख दो कि भाई सीमाग्लूटाइड ले ले, अरे भैया वो रोटी सब्जी उसको मिल नहीं रही, नसीब हो नहीं रही, और आप सीमाग्लूटाइड की बातें करते हो। ऐसी कुछ देखो जो सरकारी सप्लाई में अवेलेबल हो, या फिर सस्ती हो जो वो खुद से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करके खरीद ले। तो ये सब देखना पड़ता है ना। अब आपने यूट्यूब पे वीडियो देख ली, सीमाग्लूटाइड इज अ ड्रग, ये ड्रग आई है, करण जौहर ने ले लिया, इसने ले लिया, आप भी ले लो। अरे देखना पड़ता है भाई, यार एक बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, है ना। तो ट्रिपल थेरेपी अपन बात करते हैं। अब जैसे कोई लीन है और पतला है, तो उसको मोटा करना है, मोटा करने के लिए सल्फोनिल यूरिया दे दो, क्योंकि इंसुलिन रिलीज कराएगा। फिर ओबीज है तो एसजीएलटी2 इनहिबिटर दे दो, क्योंकि वेट लॉस कराएगा। एनएफएलडी मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, पायोग्लिटाजोन क्योंकि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। अगर कोई हार्ट फेलियर का कुछ है, उसको कार्डियक मोर्टेलिटी वगैरह कुछ है, तो उसकी मोर्टेलिटी कम करने के लिए एसजीएलटी2 इनहिबिटर या फिर जीएलपी1 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। अब स्पेशल सिचुएशन जैसे एमआई, अर्थ्रोजेनिक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, एमआई है, एंजाइना है, स्ट्रोक है, तो ये सब के लिए हम क्या देते हैं, एसजीएलटी2 इनहिबिटर देते हैं, या फिर जीएलपी1 एगोनिस्ट देते हैं, लीराग्लूटाइड। हार्ट फेलियर है तो भी एसजीएलटी2, मतलब वही है ना, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी को कम करने के लिए एसजीएलटी2 इनहिबिटर इज प्रेफर्ड ओवर जीएलपी1 एगोनिस्ट लाइक सीमाग्लूटाइड। ओके। जब भी हमें वेट लॉस का अगर सिग्निफिकेंस है कि मतलब वेट लॉस ज़्यादा कराना है, तो हम सीमाग्लूटाइड की तरफ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को, की मोर्टेलिटी को कम करना है, तो हम एसजीएलटी2 इनहिबिटर की तरफ जाते हैं, राइट। ओबेसिटी है अगर, तो सीमाग्लूटाइड हमने बता दिया। कैसे स्टार्ट करते हैं सीमाग्लूटाइड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ओजेम्पिक वगैरह सुनते हो ना, अब वो पहले क्या होता था, इंजेक्शन की फॉर्म में आते थे, अब वो ओरल टैबलेट्स भी आने लग गई हैं। इंजेक्शन तो यूं था कि भाई चलो महीने हफ्ते में एक बार ले लिया, चलो ठीक है, जय श्री राम। लेकिन अब ना क्या है कि डोज आ गई हैं ओरल टैबलेट्स, तो अब ओरल टैबलेट्स हम उसको 3 mg पर डे के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, एक महीने बाद बुलाते हैं, देखते हैं वेट कम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हम उसको डोज बढ़ा के 7 mg पर डे कर देते हैं, फिर नहीं हो रहा तो 14 mg पर डे कर देते हैं, बस इसके बाद नहीं जाते। और हम ये क्या करते हैं, उसको कब देते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले, खाली पेट आधे घंटे पहले। यूं नहीं कि आज शाम को ले लिया, कल दोपहर में ले लिया, फिर सोते टाइम ले लिया, ऐसे काम नहीं करेगी वो। क्योंकि ये क्या करती है, चलो आगे कभी डिस्कस करेंगे क्या करती है ये। एक तो सैटिस्फैक्टी को बढ़ाती है ना, और एक इसका इफेक्ट ग्लूकागोन पे होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, गूगल गूगल करके बताओ, है ना। फिर एक पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, ये यूज कम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जीआई इफेक्ट्स होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के बाद वो अब्जॉर्व होती है। अब वो अब्जॉर्व होएगी तो शुगर स्पाइक कराएगी, इंसुलिन स्पाइक वगैरह ये सब होएगा। अब उसको हमने कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट ही नहीं होने दिया, तो क्या करते हैं ना, ये गट इश्यूज कराती है, तो ज्यादा मैं प्रेफर करता नहीं है इनको। कार्बोज देते हैं 25 to 50 mg विद हैवी मील खा लिया, साथ में खा लिया, तो ये इंडाइजेशन वगैरह करा देता है, इसलिए मैं तो इसको प्रेफर नहीं करता। रेपाग्लिनाइड जो है 0.25 से 2 mg बिफोर मील्स, आई डोंट प्रेफर दिस ड्रग्स। कॉस्ट कंसिडरेशन, मैंने जैसे आपसे को बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में अफोर्डेबल है और इफेक्टिव है। मेटफॉर सल्फोनिल यूरिया सस्ती ड्रग है, आसानी से मिल जाती है, पायोग्लिटाजोन मिल जाती है, ठीक है। एक्सपेंसिव क्या है, एक्सपेंसिव है डीपीपी4 इनहिबिटर, एक्सपेंसिव है एसजीएलटी2 इनहिबिटर, एक्सपेंसिव है जीएलपी1 एगोनिस्ट, ग्लिप्टिन्स जो ग्लिफ्लोजिन्स हैं, ग्लूटाइड्स वगैरह हैं, ये सब महंगी हैं। मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड
और पायोग्लिटाजोन, ये सस्ती हैं, मिल जाती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो समरी में हम तो देखें तो HbA1c लेवल से देखो 7 से कम है। एज एज को, लाइफस्टाइल को, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और सब उनका जो भी खान पान है, उन सब चीज़ को देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे। मोटा मोटा अगर 7 से कम है HbA1c तो लाइफस्टाइल चेंजेस करो, हो जाएगा ठीक। 7 से 8.5 है तो मोनोथेरेपी मेटफॉर्मिन की अप टाइट्रेट करते जाओ, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, इसके ऊपर नहीं जाना। फिर 8.5 से 10 डुअल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। अगर फ्रेश पेशेंट है तो, मतलब फ्रेश पेशेंट है, फ्रेशली डायग्नोज्ड, डोंट टेक मी अदरवाइज। अगर फ्रेशली डायग्नोज्ड है तो मेटफॉर्मिन 500 से स्टार्ट करेंगे। अगर पहले से डायग्नोज है, मेटफॉर्मिन 2000 ले रहा है, तो उसके बाद हम एनरोल करेंगे सेकंड ड्रग। सेकंड ड्रग कौन सा हो सकता है? DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, सल्फोनीलयूरिया, पायोग्लिटाजोन, GLP-1 एगोनिस्ट, कुछ हो सकता है। यहाँ पे GLP-1 एगोनिस्ट मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप कर लेना। अगर 10 से ज़्यादा है तो इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ऑलवेज कंसिडर कोमोर्बिडिटीज, वेट, कॉस्ट, पेशेंट प्रेफरेंस। पेशेंट क्या चाहता है, उसको वेट कम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, पेशेंट की पॉकेट कितना उसको अलाउ कर रही है, पेशेंट का वेट कैसा है, कोमोर्बिडिटीज क्या है, तो उस हिसाब से हम टेलर मेड करके अप्रोच हम देते हैं पेशेंट को कि आप ये वाला ड्रग लो, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड ऑल्सो कंसिडर दोज साइड इफेक्ट्स। अगर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो यू कैन स्विच ओवर टू द एनी अदर ड्रग अलोंग विद मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन का भी एक और बात बतानी थी। मेटफॉर्मिन के लिए हम ना GFR चेक करा दें भाई, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो उससे क्या होता है कि मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है किडनी पे, तो अगर GFR 30 से शायद कम रहता है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स में होती है मेटफॉर्मिन, तो हम फिर उसके अलग अल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो make sure you are not using any sort of medications like this which are available over the counter, क्योंकि अवेलेबल तो असला भी है बाहर, लेकिन यूज़ नहीं करते। तो मेटफॉर्मिन क्यों करते हैं? क्योंकि ईजी है, बॉडी को डैमेज कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, असला डैमेज कर देगा, पता चल जाएगा, है ना। तो इंडिया में अवेलेबल तो बहुत कुछ है, सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहीं तक रखते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस सीरीज ऑफ OPD cases and OPD management and practical approach to the OPD cases is helping, and we'll be coming with some more cases in the upcoming few days. So stay connected. Thank you very much. See you later.